हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन क्लास 11 के लिए। क्लास 11 के लिए, बाकी नीट है, जेई है, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। उसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो कोई भी दो मास पूरे यूनिवर्स में कहीं भी प्रेजेंट हो, उसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दो मासेस हैं जिनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। ये मास m1 है, ये मास m2 है। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, दोनों एक फोर्स से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये किस पे लगता है, तो कोई भी दो मास पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मास पे लगेगा, चाहे वो कहीं भी प्लेस्ड है। ये और अलग बात है कि उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, कम होगी। पास में होंगे तो वो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, दूर होंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कम होगी, लेकिन लगेगा सब पे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, दो लॉ है। पहला तो यही है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to the product of masses of two objects। दैट मीन्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दोनों के मास का प्रोडक्ट का। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा उनके बीच का। इसलिए मैसिव मासेस जैसे सन है, अर्थ है, उसके बीच में बहुत सारा फोर्स लगते हैं। वही मान लो दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच का क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट छोटे मास हैं तो उसके बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा, काफी कम होगा। तो पहला लॉ तो यही है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। दैट मीन्स पहला लॉ अगर राइट करें हम लैंग्वेज में तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जो सेकेंड लॉ है, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा सेपरेशन बढ़ेगी उतनी फोर्स कम होगी। तो सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं यूज करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between the object, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। यहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम डिराइव कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर यूज करें तो वहां से क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव हो जाएगा। कैसे डिराइव करेंगे, हम लिखेंगे कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। जैसे F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल क्या है,
m1 m2, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो जब भी डेरिवेशन करना है आप दोनों लॉ राइट करोगे, फिर दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। तो ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ गया, वेयर कैपिटल G जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, सेम रहती है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, इसलिए क्या होगा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। अब ध्यान से देखो, जी की जो वैल्यू है जो साइंटिस्टों ने फाइंड किया वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके ऐसा यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, डैट मीन्स आर एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अगर यूनिट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये केजी स्क्वायर ऊपर गया तो पावर -2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका यूनिट है, कुछ ही ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसका यूनिट होता है, दैट मीन्स ये डायमेंशन भी होगा इसका, डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसके पास डायमेंशन भी है, यूनिट भी है। तो ये कैपिटल जी हम इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब फ्री फॉल क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे फॉल हो रहा है और कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, दैट मीन्स फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, when an object is falling towards earth under gravity, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा होता उसमें, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स
एक्टिंग ऑन इट, तब हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल is called acceleration due to gravity। सपोज करो यहाँ पे रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस है वो आर ई है, और यहाँ पर इसका जो हाइट है एच है। तो यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगा रहा है अर्थ, वो क्या हो जाएगा? एम ए होता है ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। जबकि दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? जी एम ई मतलब अर्थ हो गया, अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस, कितना हो जाएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, तो ये एम ए मतलब ये एम जी हो गया यहाँ पे। तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया? जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वेयर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वेयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, फिर जी का क्या फॉर्मूला बनेगा? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई क्या है? अर्थ का रेडियस है। आर ई क्या है? अर्थ का रेडियस है, और वो एच हाइट पे है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो ये एच जीरो हो जाएगा। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? एच जीरो हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई ये जीरो हो गया एच, दैट मीन्स ये आर ई का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमें बना सरफेस ऑफ अर्थ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ ये हो गया। अगर ध्यान से देखो इसकी वैल्यू पुट किया जाए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, अर्थ का मास कितना होता है? 6 इंटू 10 की पावर -24, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के सरफेस पे होगा। थोड़ा सा वेरिएशन होता है, यहाँ पे पोल पे अलग होता है, थोड़ा सा इक्वेटर पे थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन ओवरऑल सरफेस पे जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? 10। अब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है उसको एक बार राइट करते हैं।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या यूज है? तो जो हम अर्थ के सरफेस से बाइंड है तो वो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसमें एक मास कुछ भी हो सकता है, दूसरा मास जरूर अर्थ होगा। अगर ये सन है, ये अर्थ है तो ग्रेविटी बोल सकते हैं। ये अगर मून है, ये अर्थ है तो ग्रेविटी बोल सकते हैं। हमारे लिए हम अर्थ से अट्रैक्टेड हैं तो वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। जो अर्थ रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन या मून करता है अराउंड द अर्थ, वो भी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। जो सी या ओशन में टाइड आते हैं वो भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। एक चीज बताओ, जैसे ज्यादा ग्रेविटेशन जो टाइड आते हैं वो किसके वजह से आते होंगे? तो मून की वजह से। क्यों? क्योंकि मून ज्यादा पास है तो उसकी वजह से ज्यादा हाई टाइड आते हैं। उसके बाद है जो हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वो एस्केप इसलिए नहीं कर पाता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको अर्थ के अराउंड पुल करके रखती है, इसलिए क्या होता है? एटमॉस्फेयर पाया जाता है अर्थ के अराउंड। एक चीज देखो, हमने पीछे अब डिस्कस करा था, स्मॉल जी की वैल्यू क्या थी? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कहीं ऑब्जेक्ट के मास यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम 5 kg ऑब्जेक्ट को हम अगर मान लो किसी हाइट से गिराते हैं और 10 kg ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, दोनों साथ में गिरना चाहिए लेकिन कोई बाकी फोर्स काम नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल जो बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड on the mass of object, on the mass of object. Acceleration due to gravity or free fall does not depend on the mass of object। ये लिख के आप ये फॉर्मूला राइट करोगे और बताओगे कि यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हैं। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो g की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है, जबकि हाइट पे जाएंगे तो भी कम होगा, अर्थ के अंदर जाएं तो भी कम होगा। ऐसा क्यों होगा उसको हमें डिराइव करना है। अगर सरफेस की ही बात करें अगर, तो जी की वेरिएशन कैसे होती है? वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल अपॉन एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर। अगर हम पोल की बात करें, पोल वर्सेस इक्वेटर की बात करें, तो क्या होगा? देखो अर्थ कुछ ऐसा है, या नीचे का जो सरफेस होता है परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होता है। तो इसमें ये जो रेडियस है ये आर इक्वेटर है, और ये जो डायमीटर है वो आर इक्वेटर है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है
उसको क्या बोलेंगे, आर इक्वेटर, और इसको बोलेंगे आर पोलर। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो आर इक्वेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आर पोलर से। जो ज़्यादा बड़ा होगा उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो जी एट इक्वेटर जो होगा वो लेस देन होगा जी एट पोल। एक तो अर्थ के सरफेस पे ऐसे वेरिएशन आता है, इक्वेटर पे कम होता है ग्रेविटी और पोल पे ज़्यादा होता है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट भी चेंज हो जाएगा। वेट अगर अर्थ के सरफेस पे बात किया जाए तो पोल पे ज़्यादा वेट होगा किसी चीज़ का और इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। अगर आप इक्वेटर पे रहते हो तो आप गोल्ड अगर यहाँ पे खरीदोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भारी लगेगा और फिर हर इक्वेटर पे आओगे वही चीज़ हल्की हो जाएगी, तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर इक्वेटर पे खरीदोगे तो कोई चीज़ हल्की होगी और फिर वही अगर मान लो पोलर रीजन में रहते तो वो आपको भारी हो जाएगा, तो वहाँ पे महंगा हो जाएगा। अब उसके बाद विद हाइट कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। विद हाइट, आप ये सोचो कि अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे m मास का है और उसका इससे डिस्टेंस जो सरफेस पे डिस्टेंस h है और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है re। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है re। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वेरिएशन। तो हमारे g का ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये अभी हमने डिराइव किया था, ओरिजिनल फार्मूला यही है। विथ जो भी डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे होगा, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ। अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स का आएगा तब हम कैसे करेंगे, हम यही करेंगे, डिराइव कर देंगे। जैसे F, जो F होगा वो ma के इक्वल होगा, जो फ्री फॉल हो रहा है, जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो mg फोर्स से अर्थ खींचेगा उसको, ये इसका वेट है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, g अर्थ का मास E है, अर्थ का मास क्या है me इंटू m अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स इक्वेट होंगे तो G इज इक्वल टू G me इंटू m अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। m से m कैंसिल। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, G दिस और इसके बाद मैं ऐसे राइट करूंगा G प्लस, इसको RE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। कोई भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से RE ऊपर से कॉमन निकालूंगा मैं, क्या हो जाएगा, ये हाइट पे हमने G निकाला, H हाइट पे, तो कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G me
ये जो फॉर्मूला है ये सरफेस पे है, मतलब ये जी ई का मतलब अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है ना। फिर आर ई अगर कॉमन निकालें ब्रैकेट में से तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर ई इसका होल स्क्वायर। अगर दोनों को सेपरेटली स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया जी एच इक्वल टू, ये हमारा जी हो गया जो मेन फॉर्मूला है जी अर्थ का, वो हो गया हमारा सरफेस पे, ये है ना पूरा फॉर्मूला। उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच इंटू आर ई का होल स्क्वायर, पावर -2 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल्स का एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देखो, a प्लस बी होल टू दी पावर अगर मान लो n हो जाता है, नेगेटिव n, तो ये बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है। अगर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगी तो ये ऐसे हो जाएगा, a प्लस ए एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एन बी, एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है। यहाँ भी अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर हाइट उसके कंपेयर में कम होगा तो क्या हो जाएगा, जी ई, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो ये हो गया हमारा वेरिएशन विद हाइट। यहाँ से ये पता चल रहा है कि माइनस हो रहा है जी में, दैट मीन्स ये अर्थ के सरफेस से कम है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, देखो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो एच हाइट पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जी ई माइनस 2h जी ई बाई आर ई। यहाँ तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो जी में से समथिंग माइनस हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जी जो है वो ग्रेटर देन जी एच है। दैट मीन्स हमने यहाँ तो देख लिया कि सरफेस पे जो जी है वो हाइट के जी से क्या है, बड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ये अर्थ है, इसके एच डेप्थ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, इसका मास एम ई है, इसका मास एम है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसकी जो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, आर ई माइनस एच हो जाएगा, है ना। ये एच है, ये पूरा आर ई है, तो आर ई माइनस एच हो जाएगा डिस्टेंस। क्या होगा देखो, तो जी का फॉर्मूला अगर यूज करें तो क्या हो रहा है, कैपिटल जी इंटू
यहाँ पे मास जो है वो जी यूज नहीं होगा। मास जो होगा, ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट पे पूरा अर्थ फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन ऑफ अर्थ बचेगा ना, उतना ही तो इस पे फोर्स लगेगा, वही तो अट्रैक्ट करेगा। इधर वाला थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, हमें सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मास पूरा नहीं लगेगा, एम ई हम पूरा मास नहीं लेंगे, तो इसको एम ई डैश ले लिया हमने, डिवाइडेड बाई आर डिस्टेंस जो हमारा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये किसका है, ये डेप्थ पर है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। अब एम ई डैश कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे, हम रिलेट कर लेंगे कि जो यहाँ पर डेंसिटी है अर्थ की और यहाँ पर डेंसिटी है वो सेम है। ऐसा नहीं होता है, डेंसिटी थोड़ा चेंज होते हैं, तो ज़्यादा आगे के क्लासेस में जाओगे तो एग्जैक्ट डेंसिटी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम दोनों की डेंसिटी सेम लेंगे। अगर ये मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ पर पॉइंट Q है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, डेंसिटी एट P इज इक्वल टू डेंसिटी एट Q। ये हमने एज्यूम करा डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो P पे है मास, तो वो तो पूरा अर्थ का मास लेंगे हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पूरे अर्थ का 4/3। अर्थ को स्फेरिकल मान के चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, 4 पाई RE का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मास है हमने लेट कर दिया एम ई डैश है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस कितने हैं RE माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम एम ई डैश फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, और एम ई डैश कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ई इंटू आर ई माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का होल क्यूब। ये हमारा आ गया मास एट एच डेप्थ, अर्थ का मास आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, G एट डेप्थ इज इक्वल टू एम डैश की वैल्यू हो गई एम ई इंटू आर ई माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब, और ये नीचे में है तो ये कितना हो जाएगा, इंटू में आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे एम ई की वैल्यू पुट किया मैंने, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर क्यूब को लिख दिया आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, और ये हो गया हमारा आर ई माइनस एच। अब इसकी वैल्यू, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, तो क्या हो गया, जी डी इज इक्वल टू, ये जी ई हो गया, और इनटू इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई 1, फिर एच डिवाइडेड बाई आर ई एच बाई आर ई, ये फॉर्मूला हो गया। डेप्थ पे आपको जी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ध्यान से देखो, अगर एच से अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तब क्या होगा, एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आर ही हो जाएगा। इस केस में जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी ई टाइम्स 1 - 1, डैट मीन्स ये जीरो हो गया। इसलिए सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए वेट भी सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे मास ही नहीं होगा जो उसको अट्रैक्ट करे। केपलर्स लॉ, केपलर्स ने 3 लॉज दिए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ओवरऑल ग्रेविटेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला लॉ क्या है, प्लैनेट्स मूव ऑन एलिप्टिकल पाथ। तो जो एलिप्टिकल और सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल है और ये एलिप्टिकल पाथ है। तो इलिप्स में ये जैसे यहाँ पे एक सेंटर होता है ना, तो यहाँ पे एक सेंटर होता है और 2 फोकस होता है, F1 इंटू F2, और ये सेंटर है। ये मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर बड़ा है, माइनर कम है, इसमें दोनों सेम होता है। विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। इसका मतलब ये कोई प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है पूरा, और सन किसी एक फोकस पे एग्जिस्ट करता है। सपोज करो अर्थ का जो इलिप्टिकल पाथ है उस पे जो सन है उसके F1 फोकस पे एग्जिस्ट करेगा। इस इलिप्टिकल पाथ के इस फोकस पे मान लो सन एग्जिस्ट कर रहा है। यही हमारा फर्स्ट लॉ। किसी का F2 पे लाई कर सकता है, किसी का F1 पे लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा सन है और ये अर्थ का क्या है, पाथ है, इलिप्टिकल पाथ ऑफ अर्थ। इलिप्टिकल पाथ ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो पहला लॉ ये है कि एलिप्स के जो 2 फोकस हैं उस पे उसके किसी एक फोकस पे अर्थ होगा और पूरा एलिप्स का जो पाथ होगा वो उस प्लैनेट का क्या होगा, ऑर्बिट होगा। प्लैनेट स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा अर्थ का इलिप्टिकल पाथ, मान लो ये। तो यहाँ पर मान लो सन है यहाँ पे, तो सपोज करो कि मान लो 3 मंथ 20 डेज में ये ए से बी तक जा रहा है। तो ये सन का जो ये हमारा क्या है, सन है। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर वही पॉइंट, अगर इतना ही टाइम इंटरवल 20 डेज में अगर यहाँ पे कवर करता है, जैसे सपोज करो ये सी और डी, तो इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, इस अर्थ सन से ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा। तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स इस पे अगर मान लो पॉइंट लेट करते हैं m और इसको n, तो एरिया, ये पूरे का एरिया
दैट मीन्स AOBMA, ये पूरा एरिया। और फिर इसको हम, ये जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पूरे के, एरिया CODNC, ये पूरा एरिया इक्वल होगा। आप सोचोगे कि ये तो ज़्यादा एरिया होगा, ये कम होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका एंगल देखो कम है और इसका एंगल ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो सेम टाइम में जब सन के पास जब आएगा ना तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि पास में आएगा ना तो उसकी जो फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड में भी फ़र्क पड़ेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। उससे होगा क्या, इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यही है हमारा केपलर्स का सेकेंड लॉ। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एरिया कवर होगा बाय द प्लैनेट्स। थर्ड लॉ क्या है कि जो टाइम पीरियड है किसी प्लैनेट को सन के अराउंड मूव करने में, टाइम पीरियड मतलब पूरा घूम जाने का, वो सन से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टी क्यूब जो हो, टी स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस के। यहाँ से कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे T1 स्क्वायर इक्वल टू D1 क्यूब, और फिर T1 यहाँ पे K को इक्वेट कर देते हैं, फिर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू K D2 स्क्वायर, K D2 क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो K कैंसिल हो जाएगा, T1 बाई T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा D1 बाई D2 का होल क्यूब। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आ जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू D1 बाई D2 होल पावर 3/2। इस पावर को उधर ले जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है। तो ये था केपलर का थर्ड लॉ। ग्रेविटेशन का अप्रॉक्सीमेटली हम हाफ से ज़्यादा कर चुके हैं, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे।